सब मैंने पहले ही डाला ना, आगे के लेक्चर सुनने का बार-बार मन कर रहा है। कहने शुरू जी। जैसा कि मैं उस दिन कह रहा था कि भारतीय दर्शन की ये जो आस्तिक परंपराएं हैं उसमें 6 दर्शन हैं। क्या कहा शास्त्री? एक तो है सांख्य दर्शन और एक है योग दर्शन। कितने हो गए? 2। बोलिए। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत। वेदांत। फिर मैंने ये बात भी कही थी कि ये जो 6 दर्शन है इनको 3 पेयर फिलोसॉफिकल सिस्टम्स के रूप में हम जानते हैं। क्या क्या है? सांख्य और योग एक दर्शन हो गया, तो सांख्य योग कहते हैं उसको। दूसरा न्याय वैशेषिक, और तीसरा जो है इसको मीमांसा, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। याद रहेगा, वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। तो जब हम योग दर्शन पढ़ते हैं उसमें विशेष महत्व है सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा का। पता है तत्व मीमांसा कैसे कहते हैं? उस दिन बात कही थी। उसका जो मेटाफिजिक्स है उसको। इससे पहले उस दिन हमने देखा था कि ये सारा का सारा संसार कहाँ से आया है, इसको कैसे देखा जा सकता है। इस पूरे अस्तित्व में, पूरा जो एग्जिस्टेंस है उसमें उसको 2 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुष और प्रकृति का पुरुष का अर्थ क्या है शायद छोटे? चेतन। एक चेतन जगत और एक जड़ प्रकृति। यही तो 2 चीजें हैं। मैं चेतन हूँ और ये जड़। इसके अलावा कुछ है क्या संसार में? है ना। तो संसार में इस अस्तित्व को, इस एग्जिस्टेंस को 2 तरह के, एक चेतन अस्तित्व और एक जड़ अस्तित्व। तो ये सारा अस्तित्व आया कहाँ से है, इसको लेकर के 3 ब्रॉड धाराएं हैं। एक तो ये है कि कॉन्शियसनेस से ही सब कुछ आया है। कॉन्शियसनेस स्रोत है, उसी से जड़ जगत भी आया है और उसी से चेतन जगत भी आया है। ठीक है ना। एक परंपरा ये कहती है, ठीक से बता पा रहा हूँ मैं? एक परंपरा ये कहती है कि ये सारा का सारा एग्जिस्टेंस जिसको मैं देख रहा हूँ, जिसके साथ मेरा एंगेजमेंट होता है, वो सारा का सारा अस्तित्व जो है उसका मूल क्या है? कॉन्शियसनेस है, चेतन है। तो जड़ भी चेतन का ही बाय प्रोडक्ट है और चेतन से आया ही हुआ है। ये मानना है वेदांत का, बुद्धिस्ट विज्ञानवाद का। उससे बिल्कुल ऑपोजिट एक सिद्धांत है जो ये कहता है कि जो कुछ भी चेतन अस्तित्व है और जड़ अस्तित्व है वो कहाँ से आया हुआ है? जड़ से आया है, मूल जड़ है। इसका मतलब कॉन्शियसनेस भी बाय प्रोडक्ट है किसका? जड़ का ही। ठीक है। और एक धारा ऐसी है जो ये कहती है कि जड़ और चेतन एक दूसरे से इतने विपरीत हैं कि कम से कम ये एक स्रोत से आए हुए नहीं हो सकते। इसीलिए जो कुछ भी जड़ अस्तित्व है वो जड़ से आया हुआ है और जो कुछ भी चेतन अस्तित्व है वो चेतन से आया हुआ है। अब इसमें देखने की बात है कि मूल में एक है, ऐसा मानना किसका है? दोनों का है। जो जड़ से ही सब कुछ आया हुआ मानते हैं उनका भी ये कहना कि मूल में एक है, जड़ है। और जो चेतन से आया हुआ कहते हैं वो भी ये कहते हैं कि मूल में एक है, वो चेतन है। और जो तीसरी धारा है जो ये कहती है कि जड़ जगत जड़ से आया हुआ है और चेतन जगत चेतन से आया हुआ है। नेचुरली वो मूल में कितने तत्व मानते हैं? 2 तत्व मानते हैं। इस जब हम ये बात कर रहे होते हैं तो हम सांख्य योग दर्शन की चर्चा कर रहे होते हैं। ठीक है ना। सांख्य योग दर्शन की चर्चा करते हैं। कल्पना करिए कि सृष्टि के आरंभ होने से पहले एग्जिस्टेंस जिसको मैं कह सकता हूँ उसमें क्या क्या था? कॉन्शियसनेस था, चेतन था और जड़ था। और जड़ किस रूप में था, चेतन किस रूप में था, ये बात हम पढ़ेंगे अभी।
जो उस दिन बात हुई थी, और वो जो मैंने बताया था आपको, सांख्य का जो पूरा सिद्धांत मैंने बताया था तत्व मीमांसा, इसको आप हमेशा टेबल पर रखिए। योग दर्शन को समझने के लिए वो जरूरी है। आपको याद होना चाहिए कि मूल में क्या है, यहाँ पुरुष है, ठीक है, ये पुरुष है। सर जो 25 तत्व लिखवाए थे, हाँ वो याद है, ये पुरुष है। ये पुरुष कितने हैं जब हम सांख्य योग की बात कर रहे होते हैं? अनेक है। अनेक हैं। जब वेदांत की बात कर रहे होते हैं एक एक है। तो जो अनेक पुरुष दिखते हैं वो किस लिए है? वो कहते हैं कि वो उपाधियों की वजह से है। उपाधि का मतलब ये होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझें, आकाश क्या है? एक है ना। एक है। इसके अंदर का आकाश, बॉटल के अंदर का आकाश, इस कमरे के अंदर का आकाश और बाहर का आकाश है तो एक ना, पर डिवाइडेड कैसे दिखता है? इन छत की वजह से, इस बॉटल की वजह से। वैसे एक है। इस छत को तोड़ दीजिए, महाकाश और घट इसके अंदर का आकाश एक ही है। ऐसा तो अंतःकरण के अनेक होने से, शरीर के अनेक होने से, शरीर के अंदर की आत्मा को मैं जीवात्मा कह लेता हूँ। उसकी चर्चा और डिटेल में करेंगे। तो ये पुरुष है। सांख्य योग में पुरुष अनेक हैं। अच्छा, और एक दूसरा बॉक्स क्या था? प्रकृति। अब इस प्रकृति में क्या क्या है? प्रकृति अपने आप में कोई एक अस्तित्व तो उस तरह का नहीं है। प्रकृति में अलग अलग पार्टिकल्स हैं, आप समझते हैं। सत्व, रजस, तमस। इनको सांख्य की भाषा में क्या कहते हैं? गुण। इनको गुण कहते हैं। सांख्य की भाषा में इनको गुण कहते हैं। न्याय वैशेषिक में गुण का मतलब और होता है, ये सब्सटेंसेस हैं। न्याय वैशेषिक में गुण जो है सब्सटेंस नहीं होता है। उसकी चर्चा और बाद में विस्तार से करेंगे। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, है ना। तो सत्व, रजस, तमस 3 प्रकार के गुण हैं। इसमें हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में जो ये गुण हैं, इन गुणों को मैं 3 बॉक्स में रख सकता हूँ। कुछ गुण सत्व गुण हैं, कुछ गुण रजोगुण हैं और कुछ गुण तमोगुण हैं। तो इसलिए सत्व, रजस, तमस इस प्रकार के गुण हैं। इन शब्दों से परिचित हो जाएं पहले, इन शब्दों से परिचित हो लें ताकि हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो सांख्य दर्शन, योग दर्शन पढ़ने के लिए। तो उसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसको देख लीजिए। आपने देखा पुरुष है और प्रकृति है। प्रकृति अपने आप में क्या है? सृष्टि से पहले की अवस्था में। सत्व, रजस, तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, ये लिख लीजिए। कुछ वाक्य हम याद कर लेंगे। सत्व, रजस, तमसाम। बहुत हैवी संस्कृत का डोज बिना दिए जितनी जरूरत है। सत्व, रजस, तमसाम साम्यावस्था। प्रकृति। सर इसको तोड़ तोड़ के लिख सकते हैं अलग? सत्व एक शब्द, रजस एक शब्द। जैसे देखिए, सत्व एक शब्द हो गया ना, रजस एक शब्द हो गया, तमसाम ये षष्ठी विभक्ति का बहु नहीं लिख सकते। ये संस्कृत है ना, ये समास है। तो सत्व, रजस और तमस का ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। सत्व, रजस, तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। अब देखिए, संस्कृत की दृष्टि से भी देखेंगे, प्रकृति किसे कहते हैं? साम्य अवस्था को कहते हैं। साम्य किसे कहते हैं? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जिसको कहते हैं, समानता की अवस्था, बैलेंस्ड। साम्य अवस्था। 2 तरह के शब्द होते हैं, एक वैषम्य शब्द होता है और एक साम्य शब्द होता है। वैषम्य और साम्य। तो सत्व, रजस, तमस ये समान अवस्था में अगर बने रहें तो उसको कहते हैं प्रकृति। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। और इसकी वैषम्य अवस्था क्या कहलाएगी? इसको आप एक शब्द से कह सकते हैं, विकृति है। ये जो सारा का सारा संसार जो है विकार है, विकृति है। किसकी? उस प्रकृति की। उस प्रकृति का मूल जो प्रकृति है उसका विकार है। सत्व, रजस, तमसाम, बोलिए मेरे साथ। सत्व, रजस, तमसाम साम्यावस्था साम्यावस्था प्रकृति ही। प्रकृति ही।
अब इस प्रकृति में और पुरुष में क्या अंतर है? कई सारे शब्द हैं प्रकृति में और पुरुष में भेद को बताने के लिए। एक तो ये देख लीजिए कि प्रकृति सक्रिय है, एक्टिव है, और पुरुष इनएक्टिव है, इसको निष्क्रिय कहते हैं। ठीक है सर। पुरुष में जो कुछ भी क्रिया आती है किसके एसोसिएशन से आती है? प्रकृति से। प्रकृति की वजह से आती है। पानी की प्रकृति कैसी है? पानी ठंडा है ना, अगर पानी में कुछ गर्माहट दिख जाए तो वो पानी का है क्या? नहीं, प्रकृति का नहीं, पानी में पानी गर्म है, अग्नि का है। अग्नि की वजह से, अग्नि के एसोसिएशन की वजह से। तो पुरुष में अगर किसी भी प्रकार का दुख है, नहीं किसी भी प्रकार की क्रिया है, तो वो क्रिया किसकी वजह से है? प्रकृति की वजह से। प्रकृति की वजह से। एक तो यह सक्रिय है, कुछ बेसिक अवधारणाओं से परिचित है, और ये है सगुण। क्या है? सगुण कह सकते हैं आप। और ये निर्गुण है, ये निष्क्रिय है, निष्क्रिय है, और ये निर्गुण है। अब निर्गुण आदि शब्दों पर हम बाद में चर्चा और करते रहेंगे। इतने से अच्छा, अब इसकी इसको प्रकृति को सगुण बोलेंगे ना? हाँ, गुण है, इसमें गुणात्मकता है। अब आगे पूजा जी इसमें एक देखने का प्रयास करते हैं कि अगर यह सक्रिय है तो हमेशा ही सक्रिय है। इसमें प्रकृति की कोई ऐसी अवस्था नहीं हो सकती है जब उसमें क्रिया ना हो। ठीक है, प्रकृति की कोई ऐसी अवस्था कल्पित नहीं की जा सकती है जब उसमें क्रिया का अभाव हो। तो भले ही संसार की दशा हो या संसार से पहले की स्थिति हो, प्रकृति में क्रिया होगी ही होगी। परंतु प्रलय की अवस्था में जब सृष्टि नहीं हो रही होती है, उस समय प्रकृति में जिस तरह की क्रिया होती है और संसार की अवस्था में जिस तरह की क्रिया होती है, उसमें अंतर है। ठीक, सृष्टि से पहले प्रकृति में क्रिया होती है, पर वो क्रिया कैसे होती है? उसको कहते हैं स्वरूप, स्वरूप परिणाम कहते हैं। परिणाम का मतलब क्या होता है? परिणाम का रिजल्ट होता है। परिणाम का अर्थ होता है चेंज, क्रिया होना, मूव करना। परिणाम होना, परिवर्तन होना। ठीक है, परिवर्तन होना। जब हम बड़े होते हैं तो परिवर्तन हो जाते हैं ना। तो एक तो परिवर्तन की स्थिति होती है कि जैसे आप देखिए, ये एक पार्टिकल ये अलग अलग है ना गुण, ये अपने आप में ही घूमते रहें। कल्पना करिए, ये अपने आप में इसको डिस्टर्ब किए बगैर ये घूमता रहे, इसको डिस्टर्ब किए बगैर ये घूमता रहे, अपने आप में ही। एक तो होता है कि एक जनसम्मर्द है, एक भीड़ है, और उसमें कैओस हो जाए, भगदड़ मच जाए, तो सब एक दूसरे से टकराएंगे ना, कोई गिरेगा, कोई उठेगा। एक तो इस तरह की तब्दीली है, और एक है मैं अपने आप में ऐसा घूमता रहूं, बिना मेरे पास में है उसको किसी को डिस्टर्ब किए वगैरह। इसको उदाहरण जैसे एथलीट्स घूमते हैं अपनी अपनी लेन हाँ, में, ऐसे दौड़ लगाते हैं। जी, ऐसे करें। फुटबॉल खेलने में अच्छा माना जाता है कि दूसरे को टच ही ना करो तो बहुत तो इसको कहते हैं स्वरूप परिणाम। शब्दों से परिचित कराने का स्वरूप। स्वरूप, स्वरूप माने अपने आप में ही, स्वरूप परिणाम लिख लेते हैं। स्वरूप परिणाम, परिणाम का अर्थ है तब्दीली, चेंज। स्वरूप परिणाम। दूसरा क्या शब्द है अजय सर बताइए? विरूप, निरूप, विरूप, विरूप, विरूप। स्वरूप का उल्टा वैसे भी विरूप होता है। साम्य का उल्टा शब्द क्या है? बताया मैंने, वैषम्य। एक तो होती है साम्य अवस्था और एक होती है वैषम्य अवस्था। तो जब सृष्टि की अवस्था नहीं होती है, पहले पुरुष है, अनेक पुरुष हैं, और अनेक प्रकृति है। और प्रकृति, चूंकि प्रकृति सक्रिय है, उसमें प्रकृति एक है, प्रकृति एक है, पुरुष अनेक है। पुरुष अनेक है। और प्रकृति एक है कैसे कह रहा हूँ? पुरुष को मैं एक बॉक्स में रख रहा हूँ, मतलब ए वर्ल्ड ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ए वर्ल्ड ऑफ जड़ गुणाज, गुण है ना। और वो गुणों को एक बॉक्स है, एक नहीं है, एक नहीं है। अलग अलग गुण है।
दो तरह की चीजें हैं, ये कहना चाह रहे हैं, दो तरह एक पुरुष और और एक एक प्रकृति। पुरुष को क्या कहते हैं, एक और शब्द बताओ, आत्मा। और एक शब्द बताओ अंग्रेजी में, कॉन्शियसनेस, सेल्फ। क्या कहते हैं इसको, 3-4 शब्द है, सेल्फ, सोल कह लो, सर बीइंग भी कह सकते हैं। बीइंग कह लें। बीइंग तो कहना चाहिए कि नहीं मैडम, बीइंग तो ये भी है एक तरह से, कहना चाहिए कॉन्शियसली कॉन्शियस बीइंग, Sentient सेंशिएंट बीइंग कहते हैं। ठीक है, तो एक साथ और मेरे साथ बोले, तो सत्व स्वरूप और विरूप का क्या मतलब होता है? स्वरूप का मतलब होता है अपने आप में, अपने समान रूप। अच्छा। स्वरूप माने समान रूप, विरूप माने दूसरों के साथ जब होता मैम है, सर ये आप बता रहे हैं सृष्टि से पहले सृष्टि से पहले की अवस्था। दोनों है, स्वरूप भी और नहीं, विरूप भी। मैं ये कह रहा हूँ, तो सृष्टि से पहले इन गुणों में मूवमेंट होता रहता है, ठीक है ना, क्योंकि मूवमेंट इनका स्वभाव है, तो इनमें तब्दीली होती रहती है, परंतु उस तब्दीली के प्रकार को बता रहा हूँ बिना दूसरे गुणों को डिस्टर्ब किए बगैर, है, तो अपने आप में ही परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि परिवर्तन उसका स्वभाव है। उस तरह की सत्वगुण में ही, तमोगुण तमोगुण में ही, रजोगुण रजोगुण में। हम सब अपने आप ऐसे ऐसे मूव करते रहें, हाँ, बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए, और यहाँ कैओस मच जाए, भगदड़ मच जाए और हम एक दूसरे को ठेकते हुए भागते रहें। इंट्रिंसिक चेंज, इंट्रिंसिक चेंज। यहाँ इंट्रिंसिक है, हाँ, प्रकृति के जो वो है ना गुण कर्म तन्मात्राएं, ठीक है ना, रामनाथ जी ने उसमें बताया तन्मात्राएं। ऐसे ऐसे कर ले, सत्व रजस लेकिन तमसा, सर विरूप फिर क्या है, हाँ, विरूप नहीं बताया। विरूप अभी बता रहा हूँ। ये तो सृष्टि से पहले की अवस्था है, साम्यावस्था। जैसे ही पुरुष के साथ संयोग होता है, ठीक है, ये पुरुष के साथ बिना एसोसिएशन के बगैर, मतलब पुरुष अलग प्रकृति अलग जब है, तो प्रकृति में कोई तब्दीली नहीं उस तरह की नहीं हो रही होती है, अपने आप में तब्दीली हो रही होती है, पर पुरुष के साथ संसर्ग जैसे ही हो जाता है तो प्रकृति में विरूप परिणाम आने लग जाता है। क्या आता है, विरूप, और सारा का सारा संसार उसी के बाद आना शुरू होता है। ठीक है, सृष्टि कब होनी शुरू होती है, जब प्रकृति और पुरुष मिलते हैं तब सृष्टि शुरू होती है। तो प्रकृति और पुरुष में जब संयोग होता है तो प्रकृति में कैसा परिणाम होने लग जाता है, विरूप। जब प्रकृति और पुरुष में संयोग नहीं रह रहा होता है तब स्वरूप परिणाम होता है। स्वरूप परिणाम संसार से पहले की दशा है, और जैसे ही संयोग होने लग जाता है तो संसार की यात्रा आरंभ हो जाती है, क्रिएशन प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहले क्या प्रोड्यूस होता है, सबसे पहले क्या उत्पन्न होता है, इसको कहते हैं सृष्टि मीमांसा। तो अलग अलग दर्शनों की अलग अलग सृष्टि मीमांसा है। सांख्य के अनुसार ये जगत कैसे अस्तित्व में आता है, इसको बताने की एक प्रक्रिया है। उस दिन मैंने चर्चा की थी, लगभग सभी थे ना उसमें जी। तो क्या बताया था, एक महत, तो रिवाइज भी कर लिया था, महत सर ने अहंकार, दोबारा बताया था। हाँ, सर, एक वही- रामनाथ जी ने बताया ना, मतलब सांख्य का मतलब दो चीजें हुई, एक जड़ भी हुआ और चेतन भी हुआ। सांख्य दर्शन के अनुसार मूल में दो तत्व दो हैं। तत्व। एक जड़ तत्व और एक चेतन तत्व। और तो प्रकृति का पहला परिणाम क्या है, मैं लिख नहीं रहा, महत, महत, और महत से क्या आया, अहंकार, अहंकार। देखिए प्रकृति का पहला क्या है, महत, और महत से अहंकार, अहंकार, और अहंकार के 3 रूप हैं। जी। अहंकार के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। सात्विक, राजस, तामस। सात्विक, राजसिक और तामसिक। बाद में इसके शब्द भी मैं बताता रहूंगा, अभी तो यही समझ लें, इसका एक सात्विक एस्पेक्ट है और एक इसका राजसिक एस्पेक्ट है और इसका तामसिक एस्पेक्ट है। इसका जो सात्विक वाला एस्पेक्ट है उसमें प्रकाश है। सत्व गुण का धर्म क्या है, प्रकाश। तो इसका जो सात्विक अंश था उससे क्या उत्पन्न हुआ, 11 इंद्रियां, 11 इंद्रिय। हाँ, क्योंकि प्रकाश का कार्य कौन करता है, इंद्रियों का कार्य प्रकाश करना है ना। तो इसमें क्या है, 11 इंद्रिय। 11 इंद्रिय में 5 इंद्रिय क्या है, ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां 5 कर्म और इंद्रिय और मनस। एक मनस, है ना। अच्छा, और जो तमस वाला पार्ट है उससे क्या निकला, 5 तन मात्राएं। 5 तन मात्राएं। तन मात्राओं के लिए मैंने क्या अंग्रेजी बताई थी, दैट ओनली, जैसे तन मात्रा, तो पंच तन मात्रा कहते हैं। तो इन शब्दों से भी परिचित हो ले, पंच तन मात्राएं।
पंच तन्मात्राएं, ऐसा कह लीजिए। क्या है पंच तन्मात्राओं में? रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध, स्पर्श, शब्द तन्मात्रा। अच्छा, अब इन पंच तन्मात्राओं से क्या विकसित हुआ फिर? अग्नि जल पांच पृथ्वी, परमाणु, पृथ्वी, वायु, 5 प्रकार के परमाणु। जिसको हम भूत कहते हैं ना, भूत, पंचभूत। पंचभूत। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी? एक भूत में भले ही हम उसको पृथ्वी कहते हैं, परंतु उसमें केवल पृथ्वी का अंश न होकर के पृथ्वी और प्लस बाकी 4 के 50% तो समझ लीजिए क्या है, पृथ्वी है, और बाकी 50% क्या है, 4 में से है, 12.5 है ना, जी ये लिखवाया था। जिसको हम पुरुष कहते हैं ना। विज्ञान ये कहने लगा कि वो 60% पुरुष होता है। जिसको हम स्त्री कहते हैं ना, उसको ये कहते हैं कि वो पूर्णतः स्त्री नहीं होती है। तो प्राधान्य न व्यपदेशा भवन्ति। यहाँ से आंसर स्टार्ट करना था, खत्म हुआ था, बस आपने बताया था 50 फिर 12.5 वो वेदांत में चर्चा आती है बहुत ज़्यादा है। तो अगर ब्रॉडली अगर ये मैप हमारे पास रहेगा तो हमें सुविधा हो जाएगी। तो देखिए पंच तन्मात्राओं से क्या विकसित हुआ? परमाणु। पंचभूत। इसको हम न्याय वैशेषिक का परमाणु कह सकते हैं। अगर हम ऐसे देखें, न्याय वैशेषिक का परमाणु अगर कहना चाहें तो किसको कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं। अच्छा, अभी तक भी ये सृष्टि नहीं है, याद रखना प्रीति, अभी तक सृष्टि नहीं है। सृष्टि क्या है? ये जो पंचभूत जब मिलते हैं ना, सृष्टि पांच भौतिक है। क्या है? पांच भौतिक है। तो ये सृष्टि जिसको हम देखते हैं, जिसको समझते हैं, जिसको टच करते हैं, उससे पहले की स्थिति है। ठीक। अब इसमें से देखिए, इसमें अभी उन शब्द, इसके लिए दो शब्द हैं। देखिए, एक शब्द है विषय, एक अविषय, एक लिंग और एक अलिंग। इन शब्दों को लिख लीजिए। विषय, अविषय, लिंग और अलिंग। विषय, अविषय, लिंग और अलिंग। केवल मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इन शब्दों को, क्योंकि इनका प्रयोग बार बार आएगा। विषय, अविषय, लिंग और अलिंग। इनमें से कुछ तत्व हैं जिनको हम विषय कहते हैं, कुछ को अविषय कहते हैं, और कुछ को लिंग कहते हैं, और कोई एक है जिसको अलिंग कहते हैं। तो ये जो 25 तरह का ये जो तत्व है, ये जो 24 कह लें, इसको कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? विषय, अविषय, लिंग और अलिंग। याद रहे, तत्व कितने हो गए टोटल? 25 हो गए। इन 25 तत्वों को जानना क्या दे जाता है? मोक्ष दे जाता है। अगर हम इन 25 तत्वों को जानते हैं तो हमें मोक्ष लाभ प्राप्त होता है। तो क्या श्लोक बताया था मैंने? रिवाइज कर लीजिए। पंचविंशति, पंचविंशति किसे कहते हैं? 25। पंचविंशति तत्वज्ञः, पंचविंशति तत्वज्ञः, यत्र कुत्रापि वै वसन्। यत्र कुत्रापि वै वसन्। देखो, पंचविंशति तत्व समझ गए? ये किसे कहते हैं? ज्ञान। इसको ज्ञान कह लेते हैं, कई बार ज्ञान बोल देते हैं। ज्ञान माने बताइए, ज्ञान किसे कहते हैं? अच्छा, ज्ञान तो नहीं मालूम। अज्ञान किसे कहते हैं? अज्ञानी। अज्ञान माने ज्ञानी, जानने वाला। तो पंचविंशति तत्वज्ञः, इसका अर्थ क्या हो गया? जो कार्य 25 विषयों को जानता है। पंचविंशति तत्वज्ञः। आगे एक शब्द है यत्र कुत्रापि। यत्र कुत्रापि का अर्थ क्या है? जहाँ कहीं भी। जहाँ कहीं भी। वही का अर्थ होता है निश्चित रूप से। इसको वही ऐसे लिखते हैं, एक तरह का ये निपातन है। इसका कोई खास अर्थ नहीं होता, निश्चित रूप से अर्थ होता है। व लिखते हैं और उसके बाद ऐ। बोलिए, इसको कैसे बोलते हैं? वही। तो यत्र कुत्रापि वही वसन। वसन। वसन माने बसता हुआ, रहता हुआ। यत्र कुत्रापि वही वसन ना है ऐसे, याद रहेगा। अगला क्या था? जटी, जटी मुनि मुच्यते मुच्यते नात्र संशय। जिसके पास धन होता है उसको क्या कहते हैं? धनी। धनी। जिसके पास बल होता है उसको क्या कहते हैं? बली।
बली भी कहते हैं। हाँ? जिसके पास जटा होती है उसको क्या कहते हैं? जटी। जटी। और जिसके पास मुंड है उसको मुंडी। और जिसके पास शिखा है उसको शिखी। शिखी कहते हैं। तो जटी, मुंडी, शिखी, वापी। वापी, वापी, देखिए वा प्लस अपी, वा प्लस अपी एक साथ लिखेंगे तो कैसे होगा? वापी। जटी, मुंडी, शिखी, वापी, मुच्यते। मुच्यते का मतलब मुक्त हो जाता है। मुच्यते का अर्थ होता है मुक्त हो जाता है। कैसे लिखते हैं मुच्यते? देखो, मुच्यते। और अगला है नात्र। ना प्लस अत्र, इसको क्या कहते हैं? नात्र। नात्र का अर्थ क्या होगा? यहाँ नहीं, या नहीं, संदेह, माने कोई संशय नहीं है। इस विषय में कोई संशय नहीं है। तो बोले पंचविंशति तत्वज्ञः पंचविंशति तत्त्वज्ञः यत्र कुत्रापि वै वसन् यत्र कुत्रापि वै वसन् जटी मुंडी शिखी वापी जटी मुंडी शिखी वापी मुच्यते मुच्यते नात्र नात्र संशय। तो वापी माने क्या होता है? वापी माने वा व अपी। देखिए, जटी मुंडी शिखी वा। वा का मतलब या। जटी हो, मुंडी हो या शिखी हो, इनमें से कोई भी हो। वा अपी माने भी। नात्र संशय, इसका अर्थ क्या हो जाता है? वैसे भी बार बार संस्कृत में इसका प्रयोग है, नात्र संशय। इसमें कोई संदेह नहीं है। इट इज डेफिनेट। भारतम सर्वश्रेष्ठः देशः अस्ति नात्र संशयः। भारत सबसे श्रेष्ठ देश है, इसमें कोई संदेह नहीं। मनुष्यः सर्वश्रेष्ठः प्राणी अस्ति नात्र संशयः। हालांकि ये मनुष्यों ने और पशु पक्षियों के साथ चर्चा करके निर्णय करके नहीं बताया, यूनिलैटरल डिसीजन है एक तरह से। विद्यानिवास मिश्र ने मैडम एक लेख लिखा है, ये मनुष्य की अपनी धारणा है कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य की ये धारणा है कि मनुष्य जो है सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। नहीं, लेकिन वो जो अभी मैंने बताया वो इतरे उपनिषद में, वो तो उपनिषद में कह रहे हैं ना कि सबसे श्रेष्ठ ये पुरुष का ही शरीर है, मनुष्य का शरीर। देवता कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं। उन्हें घोड़े का शरीर पसंद नहीं आया और कोई शरीर पसंद नहीं आया। जब मनुष्य का शरीर आया तो कह रहे सुकृतम भाव सुकृतम, ये सबसे सुंदर बना है। हाँ, इसमें तो कोई ये कह सकता है ना कि तो क्या पता घोड़ों का भी अपना वेद होता हो, इसमें घोड़ों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया हो। नहीं, वो तो अश्वमेध है। तो आपने मुच्यते का क्या अर्थ? मुच्यते का मोक्ष, मुक्ति हो जाती है उसकी। मुच्यते माने he gets liberated। अच्छा, He एक gets पॉजिटिव released। न्यूज़ देनी भूल गई, हालांकि अभी जवाब तो आया नहीं है जी। कि ओम विकास जी की सलाह से प्रयास चल रहे हैं। हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी है, अगर उन्होंने मतलब हमसे कर लिया कोलैबोरेशन तो आप लोगों को उस यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा या वो मिलेगा। वेरी गुड। उनका जवाब तो आया नहीं, आ जाएगा। मतलब इन्होंने मिलवाया उनसे, हमने उनको पत्र भी लिख दिया है। स्किल यूनिवर्सिटी है विश्वकर्मा जो है। हाँ, उनके रजिस्ट्रार और वो डीन आए थे, उनसे हमारी आपके राठौर जी, और हमको लेक्चर डिलीवर करने का सर्टिफिकेट डॉक्टर राठौर। जरूरत वो तो होती है। मिलना आगे चाहिए। बढ़ा। हमने उनको मेल ऑफिशियली लिखवा दिया डायरेक्टर से, अब जवाब आना है। उस दिन तो वो बड़े उत्साही थे, तो आप लोगों को फिर उस यूनिवर्सिटी का वो मिलेगा। भारतीय सेवा से भी संतुष्ट है। ये हमारा सौभाग्य है। और मैम जब आप पढ़ा रहे होते हैं ना, लोग बस लिखते हैं फिर दोबारा सभी लिख जाते हैं ना। वेद का तो मैं बहुत मैं क्रॉस एंड कह रही हूँ क्योंकि आपने लिखा मेरी क्लास में, मैंने बोला आप मन आना करिए। हाँ जी, जाना है। तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। गाड़ी हमारी खड़ी है। अच्छा, बात कीजिए। सॉरी डिस्टर्ब किया, लेकिन एकदम मुझे याद आया ये खबर बहुत बढ़िया शेयर खबर नहीं है। की। तो उनसे तुम बात करना कि राठौर जवाब दे। से मैं पूछता हाँ, हूँ। राठौर जी को मेल गई है। ठीक है, सब लोग अगले हफ्ते मिलते हैं। आपको नेक के लिए बेस्ट विशेष। कल आ रही है टीम? कुछ रह गया? कुछ मेरा? नहीं, मेरा नहीं है, उनका। सर आपके मेन डिपार्टमेंट में नहीं टीम आ रही है?
मेन डिपार्टमेंट में किसी में? यूनिवर्सिटी आ रही है 3 दिन के लिए, अच्छा। उनमें से रैंडमली किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकती, नहीं भी आ सकती, पर सबको तैयार रहना है। बहुत काम करना पड़ रहा है। हाँ सर, हमारे कॉलेज आने वाली है, मार्च में आएगी। आगे बढ़े, बिल्कुल मजदूरी करनी पड़ रही है। सच बहुत में। काम करना पड़ता है। आपने बताया जी सर। बैंक की वहाँ पे अच्छा, आपकी नहीं पंच तन्मात्रा पंचतन्मात्रा और पंचभूत, पंचभूत है। इसमें जो तत्व की परिभाषा वो क्या है? पंचविंशति तत्व, तत्व माने ये सब के सब तत्व हैं। तत्व माने रियलिटीज, एंटिटीज। इसमें 25 25 वो तो तीन गिने थे। जैसे देखिए सर, ये क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 और ये 11। कितने हो गए? 15 15 और 5 20 और 5 25। ये 25 ही तत्व हैं सर। ये संसार है, 25 तत्व के अतिरिक्त तो कोई तत्व है नहीं। सांख्य योग के तत्व की परिभाषा, ये सब तत्व हैं। अच्छा सर, फिर और भी अंदर जाएं। तत्व, तत्व माने जिसमें दैटनेस है, जिसमें एग्जिस्टेंस को कहते हैं एक्चुअली। रियलिटीज, एंटिटीज, दीज आर दी ओनली एंटिटीज। उसमें पुरुष तो तत्व नहीं, पुरुष भी तत्व है। तत्व माने दैट विच इज एग्जिस्टेंट, एनीथिंग दैट इज एग्जिस्टेंट, रियलिटी। हाँ, रियलिटी का मतलब होता है कि जो जिसके पास डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट रियलिटी जिसकी होती है, उसको हम तत्व कह देते हैं। जैसे सर, ख पुष्प, ख कहते हैं आकाश को, पुष्प कहते हैं। आकाश पुष्प तत्व नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट एंडाउड विथ दैटनेस। दैट विच इज एंडाउड विथ दैटनेस, जिसमें एसेंस होता है ना कुछ, जिसमें उसी को तत्व कहते हैं। रियलिटी, अंग्रेजी में इसको रियलिटी कहते हैं। एंटिटी, दीज आर दी 25 रियलिटीज एक्सेप्टेड बाय द सांख्य योग सिस्टम ऑफ फिलोसफी। Different philosophical systems come out with different schemes of reality. For the Vedantins, there is only one reality. Brahman is the only one reality. Apart from Brahman, there is no second reality. Advitiya है ना वो, Brahman अद्वितीय है। ऐसा। For the Vaisheshikas, there are 7 types of realities. द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। First of all, they divide the realities into 2 parts. एक तो है positive realities and then absential realities, negative realities. वो एक ही है नेगेटिव, पॉजिटिव से है। पॉजिटिव से है ना। इसके फिर भी हम चर्चा करते रहेंगे इसके धीरे धीरे। अभी आप देखना आनंद आना प्रारंभ हो जाएगा जब आपको सांख्य का और बेसिक चीज़ें बताएंगे ना। उसके बाद जब हम रियल में योग दर्शन में एंटर करेंगे तो फिर बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो पहले इस मेटाफिजिक्स से हमें परिचय होना चाहिए, क्योंकि मैडम आइडिया क्या है कि हम ध्यान कहाँ लगाते हैं। अगर मेरे ध्यान का विषय यह है तो अलग प्रकार का मेडिटेशन होगा। अगर ध्यान का विषय यह है, the object of meditation, this can be the object of my meditation. I can meditate upon it. This is a concrete entity, स्थूल वस्तु है ना, तो I can meditate on this स्थूल entity. तो उस मेडिटेशन को एक दूसरे नाम से पुकारा जाएगा। अच्छा, अब इस एंटिटी को मैं इसके नाम से, इसके फॉर्म से अलग करके भी देख सकता हूँ, बिकॉज दिस एंटिटी डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द नेम गिवन टू इट। इट इज़ माई प्रॉब्लम कि मैंने इसको एक नाम दे रखा है, इसको तो पता भी नहीं है। हाँ, तो अभी चर्चा इसकी आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये 25 तत्व हैं, ठीक है, 25 तत्व हैं। तो एक तत्व और इस तत्व, इस तत्वों के बारे में 2-3 शब्दों से और परिचित हो जाने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि ये जो प्रकृति है ये किसी की सृष्टि, इट इज गिवन और क्रिएटेड। द फिलोसॉफी ऑफ गिवन एंड क्रिएटेड 2 शब्द हैं। गिवन किसे कहते हैं? ऑलरेडी। हाँ, जो Pre-existing. पहले से ही है, जो किसी का प्रोडक्ट नहीं है। देयर आर सम गिवन एंटिटीज। जैसे एक सर कहते थे कि बड़ा प्यारा सा वाक्य है
Language is given. Language is not produced by me. Language is given, but poetry can be created out of it. Flowers are given, the garlands are created by out of it. है ना? इसी तरह से परमाणुज आर गिवन. These पंच क्या प्रकृति is given, and the whole creation, whole world is created out of it. So this is given and these are all created. Creations. है ना? सिंपल सी बात है. इसको मैडम एक शब्द है इवोल्यूट्स, है ना पूजा जी? इवोल्यूट्स कह देते हैं इसको. ये किसी का इवोल्यूट नहीं है. तभी तो कह रहे हैं मूल में दो तत्व हैं. मूल में दो तत्व हैं. ये भी किसी का इवोल्यूट नहीं है और ये भी किसी का Evolute नहीं है. इसलिए इंडिपेंडेंट एंड डिस्टिंक्ट रियलिटी तो इन्हीं की है और इनकी रियलिटी इन पर डिपेंड करती है. तो आप देखा आपने प्रकृति है, प्रकृति का पहला ये विकृति है. प्रकृति की ये क्या है? इवोल्यूट को क्या कहेंगे हम अपनी शुद्ध भाषा में? विकृति. ठीक है ना? अब देखिए ये इसकी तो है विकृति और ये इसकी प्रकृति है. वस्तु तो ये सबकी प्रकृति है, इस वजह से इसको क्या कह देते हैं? प्रकृति कह देते हैं. ये और ये दादाजी, पिताजी और पोताजी, इन तीनों में देखिए तो दादा, पिता और पुत्र. पिता को आप क्या कह सकते हैं? दादाजी प्रकृति है और पिता विकृति है किसका? दादाजी. दादाजी का. और प्रकृति है किसका? पुत्र का. पुत्र का. तो ये केवल प्रकृति है और ये प्रकृति भी है और विकृति भी है और ये तो प्रकृति की वो विकृति है महत और अहंकार की प्रकृति है. ठीक है ना सर? तो इसको हम क्या कहेंगे? मात्र प्रकृति. इसीलिए इसको मूल प्रकृति कह देते हैं. इसको प्रकृति कह लीजिए. और आप स्वयं ही देख रहे हैं, हम खुद ही डेवलप कर लें. ये क्या है? प्रकृति भी है और विकृति भी है. ये भी प्रकृति भी है, विकृति भी है. और ये सब सिर्फ विकृतियां हैं. ये सिर्फ विकृति है. और ये प्रकृति ये दोनों प्रकृति. प्रकृति और विकृति दोनों हैं. ये सिर्फ विकृति है. तो ये बताइए ये प्रकृति तत्व है और प्रकृति विकृति कितने हो गए? 1, 2 और 5. ये 7 क्या है? प्रकृति प्लस विकृति. तो प्रकृति विकृति कहते हैं. ये केवल प्रकृति है और ये प्रकृति विकृति है. आप देख लीजिए 1, 2 और 7 हो गया ना? 7 हो गए प्रकृति विकृति. एक बार सर फिर से डिस्कस करते हैं. प्रकृति विकृति में कौन कौन से आते हैं? महत, अहंकार और पंच तन्मात्राएं. जहाँ के बाद ये रेखा नहीं है, देखिए ना आप. ठीक है. यहाँ के बाद कुछ भी प्रोड्यूस नहीं में होगा. कौन सा आता है? सिर्फ प्रकृति में कौन सा है? एक तो सिर्फ प्रकृति ही है. बस वही कहेगा. वही है. ये क्योंकि विकृति है ना, ये अविकृति है. और सर ये पंचभूत किस में आएगा फिर? पंचभूत केवल विकृति है. किसी की प्रकृति नहीं है वो. किसी की प्रकृति नहीं है. ठीक है ना? और इसी तरह से वो 11 तन्मात्रा. तो क्या है ये 11? कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मन. ये केवल क्या है? केवल विकृति. केवल विकृति. इसको आप ना बिल्कुल जब भी पढ़ेंगे ना, इसको यहाँ रख लीजिएगा. जैसे मैप रख लेते हैं ना, ऐसे रख लीजिएगा. ये सांख्य योग जी सर. इससे मैप कर रहे हैं तो प्रकृति और विकृति ये आपके आ गए. मैप, अहंकार, पंचतन्मात्रा. ये क्या है? तो मुझे भी क्लियर नहीं हो रहा. प्रकृति एक है. हाँ, फिर से फिर उसके बाद आप बोल रहे हैं प्रकृति से आया महत. महत जो है वो विकृति है. नहीं दोनों है. नहीं एक मिनट. प्रकृति की विकृति है महत. ठीक है. महत से आया अहंकार. अहंकार जो है महत की विकृति है और महत जो है अहंकार की प्रकृति है. ठीक है. यहाँ तक तो समझ ये आया. प्रकृति प्लस विकृति दोनों है ना? दोनों है. ये केवल प्रकृति है. ये प्रकृति है. हाँ. और फिर ये ये प्रकृति पंच तन्मात्राएं भी जो है प्रकृति विकृति दोनों है. लेकिन ये पंच महाभूत सिर्फ विकृति और वो विकृति क्यों है? उसके नीचे कुछ उससे नहीं है आगे ना. कुछ नहीं है. इससे इसलिए आगे कोई नई सृष्टि नहीं होती. नहीं हो रही है. इसलिए वो विकृति है. केवल विकृति है.
फिर आप कहोगे कि नहीं कैसे, वो तो इकट्ठे हो जाए तो नई सृष्टि नहीं है। हाँ पंचभूत जब एकत्रित हो जाते हैं तो पंचभूत ही है, नई सृष्टि नहीं है। फिर तो ये संसार है, ये नई सृष्टि नहीं है, नया एलिमेंट नहीं है। इसलिए संसार को अगर क्या कहेंगे आप, पांच भौतिक है, अलग एलिमेंट नहीं है। यहाँ तक अलग एलिमेंट है। ठीक है। टर्मिनल स्टेट। हाँ जी, ठीक है। फिर से रीति, तो मूल प्रकृति। अब अगर मैं कहूँ कि इसमें से अविकृति कौन है? विकृति केवल पुरुष। अविकृति, पुरुष और प्रकृति। अविकृति, अविकृति। अच्छा, प्रकृति है सिर्फ। हाँ, प्रकृति है, अविकृति केवल प्रकृति है। है। ठीक है सर, इसलिए एक शब्द दे रहा हूँ, मूल प्रकृति रविकृति। ये शब्द है, मूल प्रकृति रविकृति। इन शब्दों से परिचित करा रहा हूँ, वाक्यों से। मूल प्रकृति, मूल प्रकृति, इसमें विसर्ग है, विसर्ग को मैं र बना रहा हूँ, रविकृति। मूल प्रकृति रविकृति। अविकृति का क्या अर्थ है? अब अविकार, किसी का विकार नहीं। विकार, किसी का विकार नहीं है, वो प्रकृति है, वो पुरुष का विकार नहीं है। नहीं है, तभी तो कह रहा हूँ, इसीलिए द्वैत है। इसलिए द्वैत है। बिल्कुल सब मिलके प्रकृति में जब लय होंगे, प्रकृति पुरुष में लय नहीं होगी। नहीं होगी। प्रकृति को आपने क्या बोला था? अविकृति। अविकृति। देखिए, पुरुष गेट्स लिबरेटेड फ्रॉम whom? From प्रकृति, and in a sense प्रकृति also gets liberated from पुरुष। पुरुष। तो सर जो लिबरेट नहीं होती है वो अब लिबरेशन का मतलब नहीं उसमें, अविकृति का मतलब होता है जो किसी का प्रोडक्ट नहीं है, that which is not product of anything. You know, Mahat is the product of Prakriti, and these are all products. All of these entities are product entities. But when it comes to Prakriti, this is a producer entity. This is not the produced entity. This cannot be designated as product of anything. है ना? So, out of Prakriti comes Mahat, and out of Mahat comes Ahankara, and out of Ahankara come these 11 entities, and also out of this Ahankara come the Panchatanmatras, 5 that onlys, and out of those 5 that onlys are produced Panchabhutas, and the whole creation comes out of the Panchabhutas. That is why this whole existence is called Panchabhutika. सर अगर एज ए ले पर्सन हम पढ़े तो इसका मतलब कहीं ब्रह्मांड में एक पुरुष है और एक प्रकृति है, वो उसकी सत्ता कभी खत्म होने वाली नहीं, ना पुरुष की सत्ता खत्म होने वाली है, ना प्रकृति की सत्ता खत्म होने वाली है। लेकिन जब दोनों मिलेंगे तो विकृति आनी आनी, ऐसा है। बिल्कुल, मतलब प्रकृति पुरुष मेरा के, वेदांत सारा गड़बड़ हो गया। पुरुष के मोक्ष का मतलब ही पूजा जी ये होता है, प्रकृति से मुक्ति, प्रकृति से मुक्त। प्रकृति से मुक्ति। इसका मतलब है कि इधर वाला जो पक्ष है वो तो सृष्टि हुआ, हाँ, यहाँ से सृष्टि विकास यहाँ से हुआ, ये विकासवाद है सर एक सृष्टि तरह। को देखने वाला हुआ। हाँ, ये सृष्टि को देखने वाला है। अच्छा, अब इसकी इसका लेकिन सर फिर ये भी तो कह रहे हैं सृष्टि, इधर वाला जो है सृष्टि को देखने वाला है। नहीं, ये ज्ञान है। हाँ, लेकिन ये पुरुष जब प्रकृति के साथ मिलता है तो विकृति तो आनी आनी है। विकृति प्रकृति में आती है। मैं इन सब चीजों को एक एक क्योंकि करके लय नहीं लूंगा। हो रहा ना सर प्रकृति का हाँ, पुरुष में। मैं इन सब चीजों को ना एक एक करके इसको लूंगा, क्योंकि आगे विषय ही यही है। अभी तो मैं एक खाका दे रहा हूँ ताकि हम इस पर ना एक इसी पर विचार होता अच्छा है। सर, कोई ऐसा श्लोक है जहाँ ये सर जो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि वो है कि पुरुष जो है साम्य अवस्था में प्रकृति को देखता रहता है, ऐसा कुछ है? अब पुरुष का देखना भी किसे कहते हैं? पुरुष वास्तव में ना सांख्य योग में जब आगे बढ़ेंगे तो फिर पुरुष न तो देखता है ना सुनता है, पुरुष में कोई घटना नहीं घटती है। हाँ, पुरुष के साथ जब प्रकृति का संयोग हो जाता है तो पुरुष में देखना सुनना दुखी होना, पुरुष निष्क्रिय है, निष्क्रिय, चेतना मात्र है, चेतन नहीं है। तो देख लीजिए, अभी अब आगे बात आएगी। पुरुष becomes conscious because of its association with Prakriti, and when Purusha gets liberated, तो फ्रॉम प्रकृति, it is re-established in its own form. And what is its form? Consciousness only.
हाँ, पुरुष इज कॉन्शियसनेस, पुरुष इज नॉट कॉन्शियस। समझ रहे ना? वो कॉन्शियस नहीं चैतन्य What it जिसमें does आता is है वो conscious. चेतन होता है, पुरुष इज नॉट चेतन, पुरुष इज चैतन्यम, चैतन्यम आत्मा ये कहते हैं। और इसको ये बात कॉन्शियसनेस, वेस्टर्न फिलोसफी में ये बात होती है। सर लेकिन इससे ना एक चीज अभी तक आगे पढ़ाएंगे, सॉरी मैं ये पुरुष पहले इज नॉट पूछ रही नोअर, हूँ। पुरुष सर, इज नॉट नोअर। हाँ नहीं, हाँ, उसमें ये है कि अगर हम ऐसे पुरुष जो है प्रकृति से विलग हो जाता है जब, तो वो चैतन्य है और प्रकृति अपनी साम्य अवस्था में आ जाती है, ये सारे आप उसमें लीन हो जाते हैं। सर फिर लेकिन पर्पस क्या, हम इतना हो हल्ला कर रहे हैं, फिर मैं क्यों बनना चाहूंगी पुरुष या प्रकृति? अल्टीमेट गोल जो है ना वो डिफीट हो रहा है। मनुष्य का सामान्य लक्ष्य क्या हो सकता है जीवन में? आनंद हो सकता है। आनंद हो, आनंदोपलब्धि मनुष्य मात्र की खोज है, अन्वेषण है। व्यक्ति संसार में जो कुछ भी करता है ना, सुख के लिए करता है। अच्छा, इसका मतलब वो सुखी नहीं है, सुखी नहीं। अच्छा, सुख और दुख जो है सापेक्ष टर्म्स है ना? अब अंत में न्याय वैशेषिक में तो बल्कि यहाँ तक कहा जाता है सर कि पुरुष एक प्रकार से जड़ है। बहुत विचित्र बात बता रहा हूँ मैं आपको। पुरुष जड़ है उस अपनी मूल प्रकृति में। पुरुष के अंदर जब चैतन्य आ जाता है तो चैतन्य इज ए प्रोडक्ट, चैतन्य इज प्रोड्यूस्ड इन पुरुष। व्हेन चैतन्य इज प्रोड्यूस्ड इन पुरुष, जैसे गाड़ी अपने आप में ड्राइव नहीं करती है ना, है ना, पर कोई व्यक्ति अंदर बैठ जाए तो गाड़ी में गति होती है। ऐसे ही पुरुष में जब ज्ञान आता है, ज्ञान उसका आगंतुक धर्म है, ठीक है ना? तो न्याय वैशेषिक के अनुसार मुक्ति का मतलब होता है चैतन्य से अलग हो जाना। एक बात देखिए, न्याय वैशेषिक के अनुसार मुक्ति का मतलब होता है गेटिंग रीड ऑफ कॉन्शियसनेस, बिकॉज कॉन्शियसनेस इज ए प्रोडक्ट। तो वंस यू गेट रीड ऑफ कॉन्शियसनेस, यू बिकम established in your own form, and being in your own form is the ultimate मोक्षा, न्याय वैशेषिक के अनुसार। उस दिन मैंने चर्चा की तो उसमें आत्मा द्रव्य होती है, आत्मा द्रव्य नेचुरली। तो आत्मा मात्र होना, यहाँ भी देखिए आत्मा मात्र होना, इसको एक शब्द का प्रयोग, बहुत प्यारा सा शब्द है, विज्ञप्ति मात्र। चूंकि संसार के साथ मेरा इंटरेक्शन है, उस वजह से ही सारा दुख है। संसार के साथ, प्रकृति के साथ पुरुष का एसोसिएशन है, और उसी वजह से मैं अकेले ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए, ये जो कह रहा था ना दिन में। तो ऑल जो दुखों का जो सारा संसार है वो एसोसिएशन की वजह से। वैसे भी देखे ना, सारा दुख एसोसिएशन की वजह से होता है, सारा दुख एसोसिएशन। हमें लगता है, उस दिन मैंने ओशो का इतना अच्छा वाक्य पढ़ रहा था सर, लेकिन सर एक प्रॉब्लम यहाँ पे, एक बात एक कह दूं मैं, ओशो का वाक्य देखिए कितना अच्छा है कि वो कहते हैं कि एक शब्द होता है जॉय, एक होता है प्लेजर। प्लेजर जिसको कहते हैं ना, बाहर की चीजों से हमें प्लेजर मिल सकता है, जॉय नहीं मिल सकता है। और वो जो प्लेजर होता है ना, वो वास्तविक जॉय नहीं होता है। हमारी खोज प्लेजर नहीं है, हम जॉय है। प्लेजर इज ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट नेचुरली। हमें लगता है कि उससे शायद हमें जॉय मिलेगा, जॉय मिलता नहीं है। बाहर से कुछ भी जॉय नहीं मिलता है। जितने आपको लगता है कि बाहर चीजें इकट्ठी करता रहा, वो भी उतना ही दुखी है। ये सच्चाई है, इसमें तो कोई वो भी नहीं है। हाँ जी, आप कुछ करें, सॉरी। तो मैं ये कह रही थी, फिर जो प्रकृति तक पहुंचने की जो अवस्था है, तो फिर मैं अपने आप को क्या बोलूं, प्रकृति बोलूं, पुरुष बोलूं, क्या बोलूं? इस समय जब आप तक मैं प्रकृति में लय हो जाती हूँ, लास्ट बोल रही हूँ, हालांकि मुश्किल है प्रक्रिया, लेकिन जब लास्ट में प्रकृति में लय हो गई, मेरी साम्य अवस्था आ गई, फिर कुछ भी नहीं उस बोलेंगे समय ना। मैं प्रकृति हूँ या पुरुष हूँ, क्या हूँ? शुद्ध पुरुष हैं आप। शुद्ध पुरुष। होता क्या पूजा जी, सामान्य अवस्था में हम अपने आप को मिस आइडेंटिफाई करते हैं। जब मैं अहम कह रहा होता हूँ, अहम, अहम का मतलब क्या? व्हाट इज द रेफरेंट ऑफ द टर्म अहम? व्हाट इज द एक्चुअल रेफरेंट ऑफ द वर्ड? हाँ, सोल, सेल्फ है ना। बट जब मैं अहम गौ लंबा कह लूँ, अहम लंबा, इसका अर्थ किसको अहम कह रहे हैं आप? शरीर को। हाँ, इसका मतलब आई रिफर किसको कर रहा है? बॉडी को कर रहा है ना। अच्छा, जब आप कहते हो आई एम हैप्पी, तो आई एम किसको कह रहे हो? माइंड को कह रहे होते हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, जब आप कहते हो आई एम ब्लाइंड,
तो किसको कह रहे होते हो? इंद्रियों को आयम कह रहे होते हो। इसका मतलब कभी तो मैं शरीर को शरीर के साथ अपने होने का भ्रम करता हूँ, कभी इंद्रिय के साथ भ्रम करता हूँ, कभी मनस के साथ भ्रम करता हूँ, कभी बुद्धि के साथ भ्रम करता हूँ। वैसे ब्रॉड बहुत स्थूल रूप से सर ये कहा जाता है कि मैं आदमी पुत्र को आत्मा समझता है। ये कहने के लिए पुत्र को कोई भी आत्मा नहीं उस तरह से नहीं समझता है, परंतु मन को तो आत्मा समझता ही है। वो आई एम हैप्पी कहता है, उसका लिंग्विस्टिक बिहेवियर बताता है कि वो आई एम किसको कह रहा है। व्हेन ही इज सेइंग आई एम हैप्पी, ही इज रिफरिंग टू द आइडिया ऑफ माइंड बाय द वर्ड आई, है ना सर? तो इसका मतलब शरीर को, मन को, इंद्रिय के साथ मेरा तादात्म्य हो गया, और ये सब के सब प्रकृति है, ये पुरुष नहीं है। तो आई मिसटेक माई सेल्फ टू बी प्रकृति। मिसटेक है ना, आई एम नॉट टेकिंग इट, आई एम मिस टेकिंग इट। तो थोड़ा कठिन लग रहा होगा। तो इन शब्दों से पर एक ये इसको मैंने क्या कहा, इसको मूल प्रकृति कह सकते हैं। मूल प्रकृति कैसी होती है? अविकृति होती है। सिंपल सी बात है। अविकृति का मतलब इट इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ एनीथिंग, इट इज नॉट द इवोल्यूट, है ना मैडम? ठीक है ना, इट इज नॉट इवोल्यूट। अब इसको अविकृति कह लो, मूल प्रकृति कह लो। एक शब्द का और परिचय, पूजा जी आप तो परिचित होंगे, इसको प्रधान कहते हैं जी। इसको प्रधान कहते हैं सर, ठीक है? प्रधान शब्द है, प्रधान। अगर सांख्य में जब मैं प्रधान कहूंगा तो किसको? इसको नहीं कह रहा हूँ, इसको प्रधान कहते हैं। मूल प्रकृति को क्या कहते हैं? प्रधान। प्रीति क्या कह रहे थे? प्रधान। इसको मूल प्रकृति कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, प्रधान कहते हैं, और इसका स्वरूप क्या है? अविकृति। मैं बता पाया? इसको 3 शब्दों से देख लीजिए, ठीक है ठाकुर जी? इसको देखिए, इसको प्रकृति कहते हैं, मूल प्रकृति कहते हैं, इसको प्रधान कहते हैं, और इसका स्वभाव क्या है? अविकृति। ये किसी का विकार नहीं है, और ये सारे के सारे विकार तो ही हैं क्योंकि इससे उत्पन्न हुए हैं। दे आर ऑल प्रोडक्ट्स, परंतु इनमें से कुछ प्रोड्यूसर भी हैं और प्रोडक्ट्स भी हैं। इनमें से कौन प्रोड्यूस्ड प्लस प्रोड्यूसर है? महत से लेके 5 तन मात्राएं। तो ये जो 7 है ना, महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त। सप्त कैसे कहते हैं? 7। महद आद्याः, संस्कृत देखिए, महत आदि, महत आदि, महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त, ठीक है ना? अच्छा सर इसको कुछ इक्षत भी कहते हैं। इक्षतेर दर्शनाथ, आप वो कह रहे होंगे ना, वहाँ वो प्रसंग आया है। ये मैं आपको सांख्य कारिका है ना सर, सांख्य दर्शन का जो मूल ग्रंथ है जो अवेलेबल है वो क्या है? सांख्य कारिका। तो सांख्य कारिका की एक कारिका माने एक वर्ष, उसके आधार पर बता रहा हूँ मैं। क्या बताया मैंने इसको? मूल प्रकृति को प्रधान, मूल प्रकृति, प्रकृति, है ना, ये शब्द है। और ये सब के सब क्या है? 7। पहला वाक्य क्या बताया शायद? मूल प्रकृति अविकृति ही बोलो। मूल प्रकृति अविकृति। हाँ, संस्कृत में बोलो, मूल प्रकृति रविकृति ही। मूल प्रकृति अविकृति। हाँ, और महदाद्याः प्रकृति विकृतयः प्रकृति विकृतयः सप्त। ठीक है सर? अब देखिए ये कितने हैं? 1 और ये 11 और ये 16। इसको षोडश कैसे कहते हैं? षोडश, 16 किसे कहते हैं? 16। हाँ, षोडश, इसको कहते हैं षोडश, षोडश। अच्छा, इसमें अगर हम एक का लगा देते हैं ना, इसका मतलब होता है कि 16 का समुदाय, षोडशका। क्या कहते हैं? षोडशका। इसका क्या अर्थ होता है? इन 16 का समुदाय। षोडशकस्तु विकारः। ये 16 क्या है? विकार है। इस 16 में क्या क्या आपको बताएंगे? ये है अहंकार, अहंकार है, और ये 11 है, और ये नहीं, ये जो केवल प्रोडक्ट्स हैं, केवल प्रोड्यूस्ड हैं। जैसे ये नहीं only these 11 and last सॉरी 5. सर, मैंने क्या बताया? 11 + 5 लास्ट वाले आएंगे। हाँ, 11 + 5 ये 16। Internals. हाँ, षोडश है
षोडशकस्तु विकारः। लिखते हैं षोडशकस्तु। तू किसे कहते हैं? तो 16 तो 16 के समुदाय तो षोडशकस्तु विकारः। और एक फाइनल स्टेटमेंट देने जा रहे हैं। इससे पता लग रहा है कि हम अध्यात्म की यात्रा पर हैं, है ना। फाइनल स्टेटमेंट जो है मैडम वो ये है, ये जो पुरुष है न तो प्रकृति है ना न विकृति ही, न प्रकृति ही पुरुष है। मतलब ये जो तत्व है ना, ये जो पुरुष तत्व है ना तो प्रकृति है ना विकृति है, कुछ भी नहीं है ना, ये इन सब से परे है वो। तो पुरुष क्या अंतिम वाक्य क्या होता है? ना 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 प्रकृति ही ना विकृति ही पुरुष। देखिए क्या लिखा था पहले, मूल प्रकृति रविकृति। क्लियर? मूल प्रकृति रविकृति। अच्छा, दूसरा क्या था? प्रकृति दूसरी लाइन देख लीजिए, महादाद्याः 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 प्रकृति विकृतयः सप्त। गद्य की तरह स्टेटमेंट्स हैं। पहला वाक्य क्या? मूल प्रकृति अविकृति है। दूसरा क्या है? महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त। हाँ, और है षोडशकस्तु। और बाकी जो 16 हैं वो क्या है? षोडशकः षोडशकस्तु विकारः। इसको विकार माने विकृति। न प्रकृति न विकृति पुरुष। अब हम पुरुष को समझने की ओर चले हैं। क्या उद्घोषणा है उपनिषद की? आत्मा वा अरे द्रष्टव्य। ठीक है जी, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य। हमारी मूल खोज क्या है? हम आत्मा को जानना चाहते हैं। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? कि आत्मा को जानना। अब आत्मा को जानने की ओर हम यात्रा कर रहे हैं। पहली बात हमने आत्मा के संबंध में घोषणा कर दी। क्या? आत्मा न तो प्रकृति है न विकृति है। तो ये प्रकृति विकृति कौन है? सारा का सारा प्रकृति विकृति का तत्व कहाँ है? ये प्रधान। हाँ, एक तो कॉन्शियसनेस है और एक मैटर है, माइंड एंड मैटर। जिसको आप माइंड कहते हो ना, जिसको सेल्फ कहते हो ना, उसका बायोडाटा क्या है? वो न तो प्रकृति है न विकृति है। ये आत्मा वा अरे द्रष्टव्य। ये उपनिषद का वाक्य। आत्मा वारे लिख दो मैडम। आत्मा वारे द्रष्टव्य। आत्मा वा, इसको ऐसे लिखते हैं, वारे द्रष्टव्य। इसका मतलब है आत्मन शुड बी नोन। The exact translation of the mantra is, what is the purpose of human life? What is the human goal? Atman should be known. इतना जानने के बाद ये सब मैंने किया। हाँ सर, एक्चुअली है क्या, जो आदि में होता है ना सर, आदि, ये हम जानते हैं। जो आदि में होता है उसको क्या कह देते हैं? आदि। एक तो आदि है, एक आदि में होने वाला। जो आदि में उसको कहते हैं आद्य।
आद्यकालीन कहते हैं ना, आद्य। अच्छा, जो मध्य में है उसको क्या कहते थे? मध्य। जो अंत में है उसको अंत्य, अंत्य। अच्छा, इसके लिए पैरेलल और हैं। आदि में होने वाले को आदिम कहते हैं, आदिम मानव कहते हैं ना, और मध्य में होने वाले को मध्यमा, और अंत में होने वाले को अंतिम। देखिए या के तीन, आद्य, मध्य और आद्य, मध्य और अंत्य। आदिम, मध्यमा और अंतिम, ये तद्धित प्रत्यय है। आद्यः मानवः, इसका अर्थ क्या होता है? जो पहला प्रिमिटिव, क्या कहते हैं उसको? प्रिमिटिव कुछ शब्द होता है, प्रिमिटिव मैन। प्रिमिटिव मैन है ना। आद्यः मानवः और मध्यः मानवः या मध्यमः, आदिमः, अंत्यः अंतिमः, दो संस्कृत शब्द हैं, सिनोनिमस है। तो महद आद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त, ये बार बार ये शब्द आएंगे, इसलिए प्रधान शब्द का प्रयोग बार बार आएगा। ठीक है, अब हम योग दर्शन प्रॉपर में एंटर करने का प्रयास करते हैं। तो बुक कौन सी है? बुक मुझे तो ये सबसे अच्छी लगती है। हाँ? ये किसकी ये है? योग दर्शन की कई सारी बुक्स हैं। ये कौन? ये सुरेश चंद्र श्रीवास्तव की चौखंबा से मिलती है। चौखंबा। हाँ, विस्तृत व्याख्या है ये। क्या नाम है? सुरेश सुरेश चंद्र श्रीवास्तव। सर ले सुरेश लीजिए चंद्र बुक। श्रीवास्तव। अंग्रेजी में पढ़ना हो तो मैं अगली बार बुक लिस्ट ले आऊँगा। ये हिंदी में है। ये क्या नाम है सर? बुक का नाम क्या? सुरेश चंद्र, ये तो राइटर होंगे ना ये तो? हाँ, इसकी व्याख्या बेस्ट राइटर तो पतंजलि है। अच्छा। ठीक है। योग सूत्र किसने लिखे थे? पतंजलि ने। पतंजलि। योग सूत्र पर पहला जो कमेंट्री किसने लिखी? व्यास ने। हाँ, व्यास ने, उसको व्यास भाष्य कहते हैं। जो मूल सूत्रों को तो योग सूत्र कहते हैं। तो पहला जो कमेंट्री है वो व्यास भाष्य, फिर व्यास भाष्य के ऊपर कमेंट्रीज हुई बहुत सारी, अभी तक भी कमेंट्री चल रही सर है। एक कमेंट्री का नाम बता सकते हैं? व्यास भाष्य। व्यास भाष्य पर, हाँ जी। हाँ, तत्व वैशारदी, ये उनका है, वाचस्पति मिश्र का। और बाद में विज्ञान भिक्षु ने योग वार्तिक लिखा। योग पर लिटरेचर बहुत अधिक है, योग पर बहुत अधिक काम हुए हैं। कपिल का जो वो है, कपिल का योग शास्त्र है, सांख्य योग, उन्हीं का है मैडम। कपिल सांख्य दर्शन है, एक सांख्य दर्शन है, एक योग दर्शन है। तो सांख्य सूत्र है, सांख्य सूत्रों का निर्माण करने वाले थे कपिल। पतंजलि योग सूत्रों के निर्माता थे। बाद में ये दोनों सिस्टम सांख्य योग बन गए, कॉलेशन गवर्नमेंट है। एक्चुअली सर्टेन थिंग्स आर डिफरेंट, कपिल वाले में थोड़ा सा डिफरेंट है और इसमें डिफरेंट। लोग ये कहते हैं कि कपिल के पुरुष में सिर्फ एक मानते हैं कपिल। हाँ, कपिल महर्षि योग। इसको लेके मतभेद है। कपिल पुरुष को शायद एक नहीं मानते हैं, परंतु कपिल ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं। मतलब मतभेद है इसको लेकर के। कपिल के सिस्टम में ईश्वर का स्थान है कि नहीं। सांख्य के बारे में दो चीजें कही जाती, कुछ लोग सांख्य को निरीश्वरवादी कहते हैं, हाँ, कुछ लोग कहते हैं सांख्य भी ईश्वरवादी है। तो इसकी चर्चा आती रहती है, परंतु बाद में जाकर के सांख्य योग सिस्टम बन गया। अभी के लिए समझने के लिए हम ये कह सकते हैं सांख्य एक थियरी है और योग प्रैक्टिस है। तो ईश्वर कृष्ण ने क्या लिखा सांख्य? ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका लिखी है। सांख्य कारिका, जिसके बारे में भी आप बता रहे थे। जी फिर से बताऊं, फिर से देखिए, कपिल किन सूत्रों के निर्माता हैं? सांख्य सूत्रों के। परंतु सांख्य सूत्र लॉस्ट हो गए थे, खो गए थे। अभी सांख्य सूत्र अवेलेबल हैं, परंतु लोगों का कहना है कि ओरिजिनल सांख्य सूत्र समाप्त हो गए थे। बाद में 14वीं 15वीं शताब्दी में किसी अनिरुद्ध ने सांख्य सूत्र फिर से लिखे। तो अभी जो सांख्य सूत्र मिलते हैं उसको मेजोरिटी ऑफ द स्कॉलर्स उसको कहते हैं ओरिजिनल सांख्य सूत्र आज है नहीं। क्लियर? अच्छा, जैसे पूजा जी ने पूछा तो सांख्य दर्शन का पहला ग्रंथ कौन सा है? तो पहली शताब्दी के आसपास एक आचार्य हुए जिनका नाम था ईश्वर कृष्ण। क्या नाम था? ईश्वर कृष्ण।
उन्होंने 70 श्लोकों में सांख्य दर्शन को प्रस्तुत किया। उसको कहते हैं सांख्य कारिका। सांख्य कारिका, सांख्य कारिका एक टेक्स्ट का नाम है। तो ओरिजिनली सांख्य दर्शन हमको कहाँ मिलता है? सांख्य कारिका में। और योग सूत्र तो अभी अवेलेबल है ही है। देखिए, तो क्या बताया मैंने? हाँ, कहाँ बात चल रही थी? योग सूत्र पतंजलि, फिर उस पे कमेंट्री व्यास हाँ, जी ने, फिर व्यास भाष्य। व्यास भाष्य पर 2 महत्वपूर्ण कमेंट्री हैं। एक है तत्व वैशारदी और एक है योग वार्तिक। योग वार्तिक, हाँ, विज्ञान भिक्षु। हाँ, तत्व वैशारदी के लेखक हैं वाचस्पति मिश्र। वाचस्पति तत्व? मिश्र ने तत्व वैशारदी। तत्व वैशारदी। योग sutras were commented by Vachaspati. Vyas. And what is the name of that commentary? Tattva वैशारदी। Vaisharadi. हाँ, and Vaisharadi। हाँ, ये वाचस्पति मिश्र है। इसको लिख लीजिए, वाचस्पति मिश्र। हाँ? अच्छा, वन मोर कमेंट्री इज अवेलेबल। विज्ञान भिक्षु, विज्ञान योग भिक्षु, वार्तिक। योग वार्तिक। ये डायरेक्ट योग सूत्र पर है? योग सूत्र पर ही है बेटा, योग सूत्र पर ही है। अच्छा योग सूत्र पर कमेंट्री है, डायरेक्ट कमेंट्री। अच्छा। योग सूत्र पर सबसे फेमस 2 कमेंट्रीज हैं। फिर व्यास भाष्य? हाँ, अच्छा मैंने गलत कर दिया। योग सूत्र पर पहले है व्यास भाष्य। व्यास भाष्य पर व्यास ये भाष्य। व्यास भाष्य पर 2 कमेंट्री। व्यास भाष्य के लेखक कौन है? नेचुरली व्यास। व्यास हैं। और तत्व वैशारदी व्यास भाष्य पर है। फर्दर कमेंट्रीज है, सब कमेंट्री जिसको कहते हैं। बहुत कठिन है और बहुत ही योग वार्तिकी। योग वार्तिक। योग वार्तिक, सॉरी, इसको योग वार्तिक। अभी और भी है, राज मार्तंड हैं, कई सारे हैं। अभी हम इतना समझ लें। योग सूत्र वर कमेंटेड बाय व्यास। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कमेंट्री? व्यास भाष्य। हाँ, एंड व्यास भाष्य was further commented by वाचस्पति मिश्र। वाचस्पति मिश्र को सर्वतंत्र स्वतंत्र कहते हैं, ऐसा कहा जाता है। कहा नहीं जाता, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि वाचस्पति मिश्र ने सभी फिलोसॉफिकल सिस्टम्स पर कमेंट्रीज लिखी हैं सर। और वाचस्पति मिश्र की पत्नी का नाम क्या था? भामती। भामती। वेदांत सूत्रों पर सबसे बड़ी टीका क्या है? भामती। और क्या कहानी है उसके पीछे? कि वो विवाह होके जब आया था तो वो उन्होंने टाइम ही नहीं दिया, किताब लिखने में लगे रहे। तो वो उनकी सेवा करती रही 15 वर्ष तक। फिर वो बुढ़ापा आ गया और उसके बाद उन्होंने देखा कि वो मेरी सेवा किसने की है। तो उन्होंने कहा दाम्पत्य जीवन में अब हम कदम रखते। तो उन्होंने कहा नहीं, अब नहीं। हाँ, तो उसका थोड़ा सा एक ये नाटकीय अंदाज में उसको ऐसे कहा जाता है सर कि 20-25 साल हो गए वो इससे अनजान अपने घर पर रह रहे थे कि घर पर कोई और भी रहता है। हाँ? और वो एक दिन रात को वो कुछ लिख रहे थे लालटेन जला करके, और उन्होंने देखा बिल्कुल लाइट डिम होती जा रही है। फिर उस दिन वो ब्रह्मसूत्र पर शंकराचार्य के ब्रह्मसूत्र भाष्य पर कमेंट्री लिख रहे थे, और उस दिन कमेंट्री फिनिश कर रहे थे वो। तो उस समय उन्होंने देखा कि ये लालटेन बुझती जा रही है। अचानक कोई फिगर दिखाई दिया उनको। तो उन्होंने ऐसे देखा, बोले कि आप कौन? तो कहा कि आप कौन? तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी पत्नी, धर्मपत्नी। कब से रह रही हो यहाँ? तो बताया 25 साल हो गए। तो क्या चाहती हो? तो उन्होंने कहा एक पुत्र चाहती हूँ, एक संतति चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि पुत्र तुमको क्या दे देगा, तुम्हारा नाम कहाँ तक करेगा। मैं ये कमेंट्री मैंने आज समाप्त की है, इसका नाम तुम्हारे नाम पर मैं इसको रखता हूँ और हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहूँगी। हाँ? तो उसका नाम उन्होंने भामती रखा, ऐसा कहा जाता है। भामती बहुत प्रसिद्ध टीका है सर, भामती टीका। वेदांत दर्शन के 2 संप्रदाय हैं सर, एक भामती संप्रदाय और एक विवरण संप्रदाय। सर कौन सा? विवरण। विवरण वो क्या है सर? ये विवरण नाम की एक और ग्रंथ था। हाँ, मतलब विवरण नाम का एक और ग्रंथ था, जिन 2 में मतभेद थे
शंकर के दर्शन की व्याख्या को लेकर के। तो ब्रांचेज हो गए, भामती संप्रदाय और विवरण संप्रदाय। अब संस्कृत में जो भी आपने ये तत्व वैशारदी योग वार्तिक सिलेबस में ये सारी अवेलेबल है, आप लोग रिकमेंड करते हैं? हम लोग जिनको बहुत गंभीरता से पढ़ना होता है जी उनको रिकमेंड करते हैं, पर व्यास भाष्य में अपने आप ही व्यास भाष्य को समझने के लिए है। और व्यास भाष्य की आजकल हिंदी टीकाएं, अंग्रेजी टीकाएं हुई हैं, परंतु ये टीकाएं भी तत्व वैशारदी और योग वार्तिक को ही देख करके हुई हैं। ऐसा है, तो जिनको मूल में पढ़ना है वो लोग पढ़ लें। हाँ, मैंने ये केवल व्यास भाष्य पढ़ा सर हुआ मैं है। इसलिए पूछ रही थी, आप ऑथेंटिक मानते हैं इस सब चीजों को और ये अवेलेबल है? हाँ जी, अवेलेबल है। इसी के आधार पर ही सभी योग दर्शन के एक्सपर्ट्स बनते हैं। जिसको तत्व वैशारदी आ गया, जिसको योग वार्तिक आ गया ना, वो योग दर्शन का पंडित बन गया। ऐसा है। हमारे यहाँ तो सर फिलोसफी में इतनी बात होती है, विवेक चूड़ामणि को नहीं मानते, हाँ, ऑथेंटिक लिखने नहीं देते, कोट नहीं करने देते। अच्छा। विवेक चूड़ामणि से कुछ कोट नहीं करने देते, कहते हैं ये अंतिक ग्रंथ नहीं है। हाँ, शंकराचार्य का है कि नहीं, इसको लेकर के मतभेद होंगे ना। इसके बारे में तो ये निर्णय है लगभग, ये प्रामाणिक रूप से निर्णीत है कि ये उनके ग्रंथ हैं। ठीक है, तो योग सूत्र। अच्छा, मैंने क्या बताया, योग सूत्रों के कितने पाद हैं, कितने चार। चैप्टर्स हैं? चार। ठीक है मैडम। योग सूत्राज क्या कहना चाहिए, योग सूत्र जो है डिवाइडेड है 4 पाद में। पाद किसे कहते हैं? चरण। उसी से पौवा बना है। जो पौवा बना है ना, पाद से बना है सर। क्या फिर के 4 चैप्टर्स या 4 चैप्टर्स। सब क्वार्टर किसको कहते हैं? क्वार्टर कहते हैं, सब क्वार्टर क्या कहते हैं? क्वार्टर, सब सेक्शंस, 4 क्वार्टर्स। या प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय। अध्याय नहीं, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। मैं इन शब्दावलियों से परिचित करा रहा हूँ। अब देखिए, प्रथम पाद का नाम क्या है? समाधि पाद। देख लीजिए, समाधि पाद। सर आपने ये भी तो बताया था 25 तत्व जो है, विषय अविषय लिंग लिंग। हाँ, वो बाद में चलता। अभी केवल मैंने आपको ये शब्द दे दिए ताकि बाद में मैं इन शब्दों को इंट्रोड्यूस करूँगा। मतलब जो मैंने 25 तत्व बताए ना, विशेष रूप से 24 पुरुष को छोड़ करके, these 24 entities are further divided, further categorized into 4 parts. Some of them are designated as Vishaya and some of them are designated as Avishaya and Linga and Alinga. इन शब्दों से परिचित होते हैं। और ये क्या है, ये समाधि पाद, ये क्या चीज बताइए? ये चैप्टर्स हैं वो जो बुक्स के। जैसे एक किताब है, इसके 4 चैप्टर्स हैं। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर? समाधि पाद। लिटरल मीनिंग क्या है मैडम? चैप्टर ऑन समाधि, मेडिटेशन। मेडिटेशन। चैप्टर ऑन समाधि कह लें। हाँ? दूसरा क्या है? साधन पाद। साधन पाद, इसका लिटरल मीनिंग है क्या है? चैप्टर ऑन द मीन्स। मीन्स माने किसके मीन्स? टू समाधि के। समाधि किसका साधन है? मुक्ति का। और समाधि के साधन क्या है? ये सब के सब है। मीन्स मेथड्स भी बोलते हैं। मीन्स है, मेथड्स तो नहीं है शायद। मेथड्स Means. requirements. हाँ, मीन्स माने उसके जो स्टेप्स हैं। Steps. स्टेप्स हैं। क्या मैडम? Requirements. हाँ, रिक्वायरमेंट्स कह लीजिए। हाँ, अब साधन शब्द का लिटरली मीनिंग है मीन्स। समाधि का मुक्ति। समाधि का मतलब मुक्ति नहीं, समाधि का मतलब अभी मेडिटेशन। समाधि का भी समाधि ही रख लीजिए, क्योंकि समाधि को लेकर के ना क्या शब्द है, इसको लेकर के बात अलग अलग हो सकती है। मेडिटेशन कई बार समाधि के पहले एस्पेक्ट को कहते हैं, अच्छा, है ना? ध्यान में जरूर। ध्यान है, ध्यान। अभी इन सब शब्दों से हम अच्छी तरह से, मुझे लगता है कि अगर मुझे मौका मिला तो 10 पीरियड में हम काफ़ी कुछ समझने का प्रयास करेंगे इसको। और क्योंकि बहुत मैं कराऊंगा, फिर रामनाथ जी कराएंगे, तो ये विषय बहुत अच्छा होगा। मैडम ने उस दिन बताया था कि आप बुक वाला जो भी लेंगे वो आप लेंगे। हाँ, मुझे वो उन्होंने जर्नल कराएंगे। हाँ, मुझे उन्होंने कहा था कि आप योग सूत्र प्रॉपर पढ़ाना। हाँ, और वो योग दर्शन पर जनरल टॉक वो देंगे। हाँ, तो क्योंकि सर बुक 2 लोगों से पढ़ना ना इट्स डिफिकल्ट। हाँ, शेयरिंग में मुश्किल होता है।
सर तृतीय पाद विभूति। तृतीय पाद का नाम है विभूति पाद। विभूति, समाधि पाद, विभूति पाद, समाधि पाद, साधन पाद, साधन पाद, विभूति पाद, विभूति पाद। विभूति किसे कहते हैं? हाँ, विभूति शब्द का अर्थ होता है जब हम समाधि को सिद्ध कर लेते हैं तो हमें कुछ अलौकिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर हमारे अंदर आ जाते हैं। जैसे मैं प्रीति के मन की बात को जान सकता हूँ। बाई प्रोडक्ट है। हाँ, और इसके लिए ना बहुत अच्छा। अब क्या होता है कि कोई मेडिटेशन करने वाला साधक इस सिद्धि को पा करके भ्रांत हो सकता है। जगत उसको सिद्ध महात्मा समझने लग जाता है, तो वो उस जगत की चकाचौंध में या उस उपलब्धि की चकाचौंध में अपना वास्तविक गंतव्य भूल सकता है। इसीलिए योग दर्शन के सूत्रकार एडवाइस करते हैं उसको बीमारियां समझना, इनकी वजह से फिर एक बार और भटक सकते हो उन सिद्धियों की वजह से, है ना। बहुत जबरदस्त पॉइंट है सर। रिद्धि सिद्धि के चक्कर में पड़ के अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। जैसे मान लीजिए कि कोई सचिन तेंदुलकर अपने उस ग्लोरी में दुनिया जब इसे दीवानी हो जाती है, उसको अगर एंजॉय करने लग जाए तो फील्ड में खेल नहीं कर पाए, है ना। तो इसका योगी को कहा जाता है ये सिद्धियां हैं, ये बाय प्रोडक्ट्स हैं। पर उन सिद्धियों की वजह से योगी को इतना तो हो जाता है कि अरे रिजल्ट तो आना शुरू हो गया, उसका विश्वास बढ़ जाता है कि मैं ठीक रास्ते पर हूँ। कई बार लगता है ना अरे क्या होता है इसको, जब उसको दिखता है सर 5 दिन तक दौड़ लगाइए ना 2 किलो घटता है तो आदमी इतना उत्साह हो जाता है कि आदमी को लगता है अरे वास्तव में होता है। तो विभूति का क्या मतलब होता है? विभूति का मतलब सिद्धि, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, अलौकिक पावर जो सामान्य मनुष्य के अंदर नहीं होता। और उसमें विभूति पाद में कई ऐसी विभूतियों की चर्चा है जिनको देख करके एक बार को लगता है अरे हो कहाँ सकता है, मतलब विश्वास नहीं होता है। अब ये बात विज्ञान की है। जैसे परकाया प्रवेश कर सकते हैं, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, अतीत और अनागत का ज्ञान कर सकते हैं। आपके अंदर वो स्किल आ सकता है कि आप किसी भी पशु के स्वर को सुन करके जान सकते हो ये पशु है। आप चंद्रमा को जान सकते हो, आप सूर्य को जान सकते हो। कुल मिलाकर के आइडिया ये है कि जिस पर भी मेडिटेशन कर दोगे आप, यू मेक एनी ऑब्जेक्ट the object of your meditation, and what happens, you know, and you will be in a position to know the object in its entirety. Otherwise क्या होता है सर, उस दिन बात चल रही थी ना कि suppose there is a chair before me and क्या होता है कि my mind goes to the chair and क्या कहना चाहिए कि ये some idea of chair मुझे होने लग जाता है, but that is only an idea of the chair. सरसरा ज्ञान, क्या क्या कहना चाहिए सर, सुपरफिशियल, केवल एक आइडिया, नॉलेज, एक नॉर्मल नॉलेज है। उस दिन मैंने 3-4 शब्द दिए थे। क्या होता है कि माइंड, वेदांत की न्याय, इसकी सांख्य योग की ज्ञान प्रक्रिया क्या है कि मेरे सामने घड़ा रखा है, पॉट, तो हाउ डू आई नो द एग्जिस्टेंस ऑफ द पॉट? देयर इज ए प्रोसेस, है ना। व्हाट इज द प्रोसेस of getting the knowledge of the existence of the pot? What happens? My mind goes to the pot. ठीक है ना, my mind goes to the pot. पहला स्टेप हो गया। और दूसरा स्टेप क्या हो गया? It gets shaped by the shape of the pot. पहला क्या होता है? My mind goes to the pot, and my mind gets colored by the color of the पॉट। इसको एक शब्द है तदाकाराकारिता चित्त वृत्ति, तदाकाराकारिता वृत्ति। मेरा मन घड़े के आकार में परिणत हो जाता है, मेरा चित्त। अभी भी घड़े का ज्ञान नहीं है, उसके इमीडिएट बाद मुझे किसका ज्ञान हो जाता है? घड़े के अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है। तो
मेरा चित्त घड़े तक गया और घड़े के आकार से आकारित हुआ, और उसके बाद मुझे घड़े का ज्ञान हो गया हर जगह। उसके बाद फिर मेरा माइंड फिर और जगह चला गया, चेयर में चला गया, उसमें चला गया, शिफ्ट करता रहता है ना माइंड। इसको मेडिटेशन नहीं कहते हैं। तो इसका मतलब पहले क्षण में घड़े का ज्ञान हुआ और बस मैं लौट आया। तो घड़े के साथ मेरी मुलाकात पूरी तरह से कहाँ हुई? नहीं, मैंने घड़े को कितना टाइम दिया? नहीं दिया ना। जब टाइम दोगे तब घड़े के सारे एस्पेक्ट्स को जानोगे। एक जनरल आइडिया ऑफ पॉट मैं गैदर करता हूँ, उसको मैं क्या कहता हूँ? मुझे घड़े का ज्ञान हुआ है। परंतु मानो कोई वैज्ञानिक घड़े पर ही केंद्रित हो जाता है। ए साइंटिस्ट नॉलेज ऑफ पॉट इज डिफरेंट फ्रॉम माई नॉलेज ऑफ पॉट। वाई? द साइंटिस्ट goes deeper into the idea of the pot, and साइंटिस्ट को पॉट के और अंदर के एस्पेक्ट्स का ज्ञान हो जाता है। इसीलिए मेरा तो है ज्ञान, मैंने ये शब्द डेवलप कर रखे हैं, ज्ञान। और साइंटिस्ट का है प्रकृष्ट ज्ञान। क्या है वो? प्रज्ञान। हाँ, मेरे से अधिक श्रेष्ठ कौन है? प्रज्ञान। हाँ, मेरा तो ज्ञान है, साइंटिस्ट का प्रज्ञान है। और साइंटिस्ट से भी बढ़कर के कौन है? योगी, संप्रज्ञान। हाँ, योगी तो गया सर वहाँ, और उसने इतना अधिक टाइम दिया कि वो खो गया, वो खुद ही घड़ा बन गया एक तरह से। वो खुद ही उसकी डूबन इतनी समग्र थी कि घड़े के अंदर की सारी सूचनाएं लेकर के वो आ गया। हाँ, घड़े के फीचर्स हैं ना, मान लीजिए कि घड़े के 100 फीचर्स हैं, मैं जाता हूँ घड़े के 4-5 फीचर्स को लेकर के आ जाता हूँ, और साइंटिस्ट जाता है घड़े के 20% फीचर्स को जान करके आ जाता है। तो हिज नॉलेज इज डीपर। परंतु योगी जब जाता है तो घड़े के 100% फीचर्स को जान करके लौट आता है। तो दोनों के अप्रोच में अंतर है, तीनों के। तो मेरा ज्ञान है और साइंटिस्ट का प्रज्ञान है। तो योगी का क्या है? संप्रज्ञान। संप्रज्ञान, याद रखिए, एक ज्ञान है और एक प्रज्ञान है और एक संप्रज्ञान है। इसीलिए मेरे लिए घट क्या हो जाता है? ज्ञात हो जाता है। साइंटिस्ट के लिए घट क्या हो जाता है? प्रज्ञात हो जाता है। और योगी के लिए घट क्या हो जाता है? संप्रज्ञात हो जाता है। हाँ, संप्रज्ञात का मतलब होता है कि सारे हर प्रकार से जानना। इसलिए एक मेडिटेशन का एक प्रकार है संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात एक समाधि का प्रकार है, मेडिटेशन का टाइप, वन ऑफ द टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, वन ऑफ द टाइप्स ऑफ समाधि। ठीक, टाइम लगभग समाप्त होने वाला है। विभूति के बाद बता देते, 4th पॉइंट। हाँ जी, चौथा पाद का क्या नाम है? ये इन शब्दों का प्रयोग आता रहेगा। विभूति के बाद अंतिम क्या हो सकता है? अलापा। कैवल्य। कैवल्य, कैवल्य किसे कहते हैं मैडम? कैवल्य माने केवल का भाव है ना, कैवल्य। अच्छा, अब मान लीजिए सृष्टि से पहले पुरुष केवल था, फिर उसका एंगेजमेंट हो गया किसके साथ? प्रकृति के साथ, और वो एंगेज्ड अवस्था में हमेशा रहता है, इसलिए वो बंधन में है। जब तक प्रकृति के साथ किसी भी प्रकार से टच में है वो बंधन में है। ही इज एंगेज्ड विद प्रकृति। तो डिसएंगेजमेंट, समाधि का मतलब डिसएंगेजमेंट है ना। तो अब आप देख लीजिए कि जब समाधि से उसको प्रकृति अलग तत्व है, मैं अलग तत्व हूँ, इसका ज्ञान हो जाता है। तो जब ये समाधि समग्र हो जाती है, व्हेन समाधि इज टोटल, उसी क्षण वो क्या हो जाता है? लिबरेट हो जाता है। वो कहता है अरे मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ। तो इसको कैवल्य कहते हैं। कैवल्य, मैंने उस दिन चर्चा की थी, एक अंग्रेजी में सांख्य दर्शन पर किसी ने किताब लिखी है। उस किताब का टाइटल मैंने पढ़ी नहीं है, किताब का टाइटल मुझे इतना रोचक लगा, फ्रॉम अलोननेस टू अलोननेस। फ्रॉम अलोननेस नहीं, लोनलीनेस नहीं मैडम, फ्रॉम अलोननेस टू अलोननेस। लोनलीनेस में और अलोननेस में अंतर है। ओशो ने लिखा, सर कितना प्यारा सा वाक्य देख लीजिए,
जब हम लोनली होते हैं ना, तब हम रिक्त होते हैं, वैक्यूम होता है। हाँ, जब हम लोनली होते हैं तो रिक्तता होती है हमारे अंदर। जब हम अलोन होते हैं तो पूर्णता होती है। जब पूर्णता होती है तो हम अलोन होते हैं। हाँ? और जब हमारे अंदर रिक्तता होती है तो हम लोनली होते हैं। ऐसा है ये। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? कैवल्य। तो सर कैवल्य का अल्टीमेट मीनिंग क्या, मतलब कैवल्य का मतलब होता है पुरुष जब केवल बन जाता है, किसी के साथ सारे एंगेजमेंट्स उसके पूरे हो जाते हैं। डिस्कनेक्ट होता है। डिस्कनेक्शन। सर ये योग सूत्र के चारों पाद है ना? 4 पाद है। योग समाधिपाद, साधनपाद, विभूति, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। कुल मिलाकर के इनमें 195 सूत्र हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पढ़ते पढ़ते 50-60 सूत्र तो वैसे ही याद हो जाएंगे हमें, छोटे छोटे सूत्र है ना। All the 4 बार ये दोनों चारों बार मिला के 190। ठीक है ना। कैवल्य माने मोक्ष। कैवल्य माने मोक्ष। इसका मतलब इस चैप्टर का सब्जेक्ट मैटर क्या है? मोक्ष। ठीक, सिंपल सी बात है। मोक्ष का स्वरूप क्या है इसको लेकर के, इसमें विभूतियाँ हैं, इसमें साधन है, इसमें समाधि है। तो आज बाइंड अप करते हैं। एक बात मैं चलते चलते कह दूं कि प्रथम 4 सूत्र सबसे अधिक मुख्य हैं। प्रथम 4 सूत्र सबसे अधिक मुख्य हैं। तो मेरे साथ पहला सूत्र बोलिए। अथ योगानु शासनम। मतलब अथ योग अनुशासनम। अथ माने हियर बिगिन्स, है ना। अथ माने एक है ना। अथ माने प्रारंभ होता है। अथ योगानुशासनम। अनुशासन हम समझते हैं डिसिप्लिन। हाँ, हियर बिगिन्स द डिसिप्लिन ऑन योगा, ऑफ योगा। अथ योगानुशासनम। सब जोर से बोलिए। अथ योगानुशासनम। अच्छा, जैसे ही आपके सामने ये सूत्र आया अथ योगानुशासनम, सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? ये योग क्या है? तो योग को डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो मालूम है आपको, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योगः चित्तवृत्ति निरोधः। पहले 2 सूत्र फिर से बोलिए। अथ योगानुशासनम योगः चित्तवृत्ति निरोधः। बोले कि अच्छा, चित्तवृत्ति निरोध हो जाता है तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? ये 4 सूत्र लिख करके ही ले जाइए ताकि याद आ जाएगा। तो आपको अब घर जाते मेट्रो में बैठे बैठे याद कर लीजिए। अथ योगानु, देखिए, अथ योगानु शासनम। सिंपल सिंपल सी संस्कृत है। अथ योगानुशासनम। अच्छा, दूसरा सूत्र प्रीति बताओ। योग, मैं संधि करके लिखता हूँ। योगः योगश चित्तवृत्ति निरोधः। योगश चित्त, देखिए चित्त ऐसे लिखते हैं, और वृत्ति निरोधः। योगश चित्तवृत्ति निरोधः। दिखाई दे रहा ना। अथ योगानुशासनम योगश चित्त वृत्ति निरोधः। कोई आपसे पूछे योग किसे कहते हैं तो बना बनाया उत्तर है, क्या है? योगः चित्त वृत्ति निरोधः। इसका अर्थ क्या हो सकता है? चित्त की, चित्त माने माइंड, वृत्ति माने मूवमेंट, निरोध माने कंट्रोल। तो माइंड का मूवमेंट को कंट्रोल करने को योग को। हाँ, योगा मीन्स द कंट्रोलिंग ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द माइंड। माइंड इज स्टफ। हाँ, उसके माइंड क्या करता रहता है? फ्लक्चुएट करता रहता है, मूव करता रहता है, आउट गोइंग होता है माइंड। क्या होता है? माइंड आउट गोइंग होता है। तो योगः चित्त वृत्ति निरोधः। निरोध किसे कहते हैं? आप बताओ। निरोध अरेस्ट करना, स्टॉप करना। तो स्टॉपेज होता है ना सर, स्टॉपेज ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द माइंड स्टफ।
व्हाट इज योगा? योगा इज दी चित्त वृत्ति निरोध। निरोधा। योगा जो है चित्त की वृत्ति को रोक लेना। चित्त की वृत्ति को रोक लेना क्या है? जैसे सांस को रोक लेते हैं, सांस का निरोध कर लीजिए, है ना, निरोध, अवरोध, निरोध, ऐसे। तो चित्त की वृत्तियों के निरोध को क्या कह देते हैं? योग कह देते हैं। फिर उसका फल क्या है? तदा। तदा माने, हाँ जी, तदा माने तब तब। कब? तब जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तदा। तदा। तदा माने तब, जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो दृष्टा कौन है? विटनेस कॉन्शियसनेस कौन है? मैं हूं ना। जो जीवात्मा, जो कॉन्शियसनेस है वो दृष्टा है। तो पिता, पितृ शब्द पढ़ा था ना, पितृ शब्द का षष्ठी का एक वचन क्या है? पितुहु। जैसे मैं कहूँ मम पितुहु नाम, मेरे पिता का नाम, तो ऐसे ही दृष्टा शब्द है, दृष्टि। तो पितृ का पितुहु होता है, तो दृष्टि का क्या होता है? दृष्टुहु। इसका अर्थ क्या हो गया? दृष्टा के। भ्राता, भ्रातृ का क्या होता है? भ्रातुहु। मम पितुहु नाम, मम भ्रातुहु नाम, तो द्रष्टुहु। नेता का, इसका क्या होगा? नेत्री शब्द है, नेतुहु। तो तदा, सूत्र को देख के ही आपको अर्थ समझ में आया, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। तदा द्रष्टुहु। द्रष्टु शब्द का हिंदी में अर्थ क्या हो गया? दृष्टा का। दृष्टा का, द सीयर। तदा द्रष्टुहु स्वरूपे। स्वरूपे माने अपने रूप में। रूपे सप्तमी है ना, अपने रूप में। अवस्थानम, ये आ ऐसा होता है ना, ऐसा आ। अवस्थानम। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है ना, तो हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। इसका मतलब जब चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं रहता है तो हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं होते हैं। अच्छा, हम किसके स्वरूप में स्थित होते हैं? जैसे बताया था अभी, शरीर के स्वरूप में, कभी मन के स्वरूप में, कभी इंद्रिय के स्वरूप में। हमारा आइडेंटिफिकेशन हुआ रहता है इनके साथ। हाँ? हमारा आइडेंटिफिकेशन हुआ रहता है इनके साथ। तो तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। अच्छा, इससे विपरीत अवस्था को क्या कह देते हैं? जैसी वृत्तियां होती हैं ना, माइंड की जो वृत्तियां होती हैं, उसके साथ हमारा तादात्म्य होता है। हाँ? तो वृत्ति, एक शब्द है वृत्ति सारूप्यम। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इतरत्र माने जब हम समाधि में नहीं होते हैं। इतरत्र माने इन अदर प्लेसेस, इन अदर प्लेसेस, इन अदर सिचुएशंस, इन द सिचुएशंस, in the situation of the controlled mind, I get established in my own form. हाँ? हाँ, मैं ऐसा कह रहा था कि when all movements of mind are controlled, है ना? When all movements of mind stuff are controlled, then the seer, the meditator, becomes established in his own form. और इतरत्र माने in other situation, otherwise, when mind's movements are not controlled in that situation. इतरत्र माने सर, इतरत्र माने the other way round, जो होता है ना, इतरत्र माने और जगह। इतरत्र वृत्ति सारूप्यम, वृत्तियों के साथ मेरा सारूप्य होता है, माने आइडेंटिफिकेशन होता है। आई गेट आइडेंटिफाइड विद दी वृत्तिज। व्हेन आई गेट आउट ऑफ वृत्ति, व्हेन ऑल वृत्तिज आर कंट्रोल्ड, आई बिकम माई सेल्फ। आप, मैं आप होता हूँ, नहीं तो अनाप हो जाता हूँ, शनाप हो जाता हूँ। ये दिक्कत है मेरी।
जब भी मैं दूसरों के साथ, दूसरी वस्तु के साथ अपना आइडेंटिफिकेशन कर, हमारी समस्या ये है, सारे दुख का मूल क्या है कि हम अपने स्वरूप को नहीं समझते हैं। हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं मन के साथ अपने आप को, इंद्रियों के साथ अपने आप को। अगर शरीर को मैं अपना स्वरूप ना समझूं तो मुझे मृत्यु का डर कहाँ रहेगा? मृत्यु का डर है ना, मैं समाप्त हो रहा हूँ, नहीं, मृत्यु का डर है। अगर मेरी मूर्ति है और मूर्ति को लेकर के मैं इतना इमोशनल हो जाऊं कि मेरी मूर्ति है कि उसको कोई क्षति पहुंचाए तो मुझे लगा कि मैं गया, गाड़ी में चोट लग जाए तो आदमी को लगता है मैं गया। तो आइडेंटिफिकेशन की वजह से ऐसा होता है, ऐसा। तो बोले अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानं वृत्ति सारूप्यम्। अगली बार जब आप आएंगे तो ये सब 4 सूत्र याद करके आए, नहीं तो मैं बार बार बोलूंगा याद तो हो ही जाएगा वैसे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।